बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुरुतुलैन आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो रीसेंट डेवलपमेंट है आपकी सियासी सूरत हाल में, आपके कानूनी और अदालती सूरत हाल। जो पिछले 24 घंटे में एक चेंज आया है, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ। उनको न सिर्फ 3 साल की सजा सुना दी गई है, उनको नाअहल भी करार दे दिया गया है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस कंप्लेंट में तोशाखाना केस के मेरिट्स क्या थे, इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो क्या एड्रेस हुए, नहीं हुए, डिफेंस को मौका दिया गया या नहीं दिया गया, ये तमाम सवालात ऐसे हैं कि जिसको हम ज़रूर टच करेंगे। लेकिन बेसिकली जो प्रोसीजर है, फैसला सुनाने के हवाले से जो प्रोसीजर अपनाया गया या गिरफ्तारी के हवाले से जो प्रोसीजर अपनाया गया, जो तरीक़ेकार अपनाया गया, उसको ज़ेरे बहस लाएंगे। और जिस तरह मैंने आपसे लास्ट अपनी वीडियो में 342 के हवाले से बात की थी कि जो भी कानूनी सुकुम होते हैं या गलतियाँ होती हैं ट्रायल कोर्ट्स की, वो बेनिफिट हमेशा एक्यूज्ड को जाता है। तो हम ये भी देखेंगे क्या इस केस के अंदर जो कानूनी सुकुम मौजूद हैं वो इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचाएंगे, क्योंकि बहरहाल मुल्जिम जो है एक्यूज्ड वो फेवरेट चाइल्ड होता है लॉ का। और इस तरह के सुकुम कोई नई बात, अनहोनी बात नहीं है। अदालतें सुकुम छोड़ती हैं, अदालतें इंसान हैं, उनसे फैसलों में गलतियां होती हैं, प्रोसीजरल गलतियां होती हैं, टेक्निकल गलतियां भी होती हैं जिनको अपीलों में लेकर जाया जाता है और अपील में हायर कोर्ट्स जो होती हैं उनको सेटल करती हैं, डिसाइड करती हैं और वो फिर कवानीन जो हैं वो एक प्रेसिडेंटल लॉ या एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये बहुत कोई हैरान कुन बात नहीं है, स्पेशली पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1947 से लेकर आज दिन तक अदलिया या निज़ाम इंसाफ किस तरह सियासी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं बहैसियत वकील जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया है इमरान खान साहब के खिलाफ, उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे कि उसमें बेसिकली क्या सुकुम है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको हम मेरिट्स पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। टेंटेटिवली एक आम इंसान की, एक आम आदमी की समझ के मुताबिक कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो मौजू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल बी ग्रेटफुल। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि 5 अगस्त 2023 का दिन किसके लिए मुकर्रर था। 5 अगस्त 2023 को बिलाशुबा ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब के वकला को ये कहा था कि आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं और फाइनल आर्गूमेंट्स करने के लिए उनको मौका दिया गया था, जिसके ऊपर उनके जो वकला हैं उन्होंने मेंटेनेबिलिटी, लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन, रिक्यूजल यानी कि जज का बायस होना, मुतसिब होना, इसके अलावा जज की ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो दी हुई थी। बहुत सारी क्रिमिनल रिविजन्स थी, बहुत सारी पिटिशंस थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिक्यूजल डिसमिस कर दी, ट्रांसफर डिसमिस कर दी, लिमिटेशन डिसमिस कर दी, ज्यूरिसडिक्शन को रिमांड कर दिया कि ज्यूरिसडिक्शन को एक बार फिर ट्रायल कोर्ट दोबारा से सुने और इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से एक बार फिर से फैसला करे। सबसे पहले तो सवाल एक आम इंसान के जहन में ये आता है कि जब एक पिटिशनर, एक मुल्जिम, एक पार्टी एक खास अदालत के ऊपर अपना ट्रस्ट शो नहीं कर रही, डिस्ट्रस्ट शो कर रही है, तो क्या वही अदालत उसके साथ मजीद इंसाफ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। जब भी हम हायर कोर्ट्स में जाते हैं तो हम उनसे ये सदा करते हैं कि किसी भी इसी तरह की, इसी लेवल की, इसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की किसी और अदालत में हमारे केस को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो इस क्वेश्चन को एक फेयर माइंड के साथ बिल्कुल ही इम्पार्शल होकर इसको डिसाइड कर सके। लेकिन इस केस को आम केसेस से ज़रा हटकर ट्रीट किया गया और मैं फिर वही कहूँगी कि क्या इसको इस तरह ख़ास तरीके से ट्रीट करना क्या मुल्जिम को ही तो फ़ायदा नहीं देने वाला। जब भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए जाते उसका फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। ये एक कानूनी बहुत ही एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि किसी भी थोड़े बहुत कानून जानने वाले को इस बात का इल्म है। ये कोई सिविल सूट नहीं था कि जिसके अंदर दोनों पार्टीज को इंटाइटलमेंट और लाइबिलिटी मिलती है कि आप फलां चीज के इंटाइटल्ड हैं और फलां चीज के लाइबल हैं। ये एक क्रिमिनल कंप्लेंट है। यहाँ पर कंप्लेनेंट के ऊपर ये बर्डन था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन था कि आपने बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट इस केस को साबित करना है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, बहुत ज़्यादा अगर तमहीद बांधूंगी तो तब भी आप ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश करती हूँ मुख्तसर रखने की। हुआ ये है कि जनाब ट्रायल कोर्ट हुमायूं दिलावर साहब वेस्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हैं, उनके पास ये केस आया था जफर इकबाल साहब की कोर्ट से ट्रांसफर होकर। हुमायूं दिलावर साहब ने इसको बहुत इंथुजियास्टिकली चलाया है। बहुत सारी वजूहात हो सकती है जिनके ऊपर मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगी। 5 अगस्त 2023 को क्या हुआ है कि 8:35 पर जब पहली कॉल की गई और एक्यूज की तरफ से कोई पेश नहीं हो सका, कोई वकील पेश नहीं हो सका, क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूं क्योंकि एक दिन पहले वकला का अदालत में जज साहब के साथ मैं ये अल्फाज जरा एहतियात से इस्तेमाल करूंगी, उनके साथ थोड़ी तल्ख कलामी हो गई थी जिसकी वजह से पीटीआई के वकला ने उसको बाइकआउट किया था। 8:35 पर जब कॉल की है तो उसके बाद उसको 9 बजे का टाइम रख दिया गया और 9 बजे के बाद उसको
9:25 पर जब कॉल किया गया उसके बावजूद वकला जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं कर सके, तो 10:30 बजे अदालत ने इमरान खान साहब के वकील पेश हुए, उनको ताकीद की, उनको ये हिदायत की कि अगर 12 बजे तक ख्वाजा हारिस साहब जो कि सीनियर वकील हैं वो अगर पेश नहीं होंगे तो मैं जजमेंट सुना दूंगा, मैं ऑर्डर सुना दूंगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि 8:35 पे जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने ये लिखा कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि मैं मेंटेनेबिलिटी को दोबारा से सुनूं और उस पर फैसला करूं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए अगर जब भी कोर्ट आपको बुलाए तो आप जरूर चले जाएं। लेकिन ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं थी जिसमें ऐसा कुछ कहा हो कि आज ही आपने फैसला करना है। ट्रायल कोर्ट क्यों इतनी इंथुजियास्टिक थी कि वो आज ही फैसला सुनाना चाहती थी, इसके हवाले से मैं पर्सनली कोई कमेंट नहीं करना चाहती, ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको खुद समझें। इतनी जल्दी और उजलत क्यों थी? एक बहुत ही मशहूर एक हमारा मैग्जिम है, लॉ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बैरीड। बेशक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होता है, यानी कि अगर इंसाफ को आप जितना स्लो कर देंगे, जितना आहिस्ता आहिस्ता किसी को इंसाफ मिलेगा, वो इट इज जस्ट लाइक जस्टिस डिनाइड है, यानी कि उसको इंसाफ दिया ही नहीं गया, फराहम ही नहीं किया गया। लेकिन इसी तरह अगर जस्टिस को हरीड कर देंगे, यानी कि तेजी से आप उस ट्रायल को लेकर चलेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि आप बहुत सारे तकाजे उसके पूरे ना कर सकें। और एक और भी मैग्जिम यूज होता है, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। 10:30 बजे जब केस कॉल होता है, पीटीआई के वकील वहाँ पे पेश होते हैं और ये इत्तला देते हैं, अदालत को मुतला करते हैं कि जो सीनियर काउंसिल हैं वो नैब कोर्ट में हैं और वो इंशाल्लाह ताला अदालत में पेश हो जाएंगे, कुछ वक्त इनायत फरमाया जाए। अब इस बात को कंसिडर करती है अदालत और टाइम को एक्सटेंड करके 12 बजे का टाइम रख देती है। अब जब 12 बजे कॉल किया जाता है केस, तो 12 बजे जो प्रोसिक्यूटर है, मैं आपके सामने सिर्फ कंडक्ट रखना चाहती हूँ, उस प्रोसीजरल गलतियां रखना चाहती हूँ जो आमतौर पर केसेस में नहीं होती। आप अगर आमतौर पर आपका अदालतों से वास्ता पड़ा है या आपका वकीलों से वास्ता पड़ा है, कोई किसी केस में आपका कभी कोई तजर्बा हुआ है, तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। एक वकील एक पार्टी दूसरे वकील की अवेलेबिलिटी के हवाले से 100 बातें भी कर दे तो अदालत ना तो उसकी कभी तस्दीक करवाती है और ना ही कभी दूसरी पार्टी के बताए हुए वर्जन के ऊपर बिलीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कह दिया कि मैं या मेरे किसी एसोसिएट ने जाकर ये कह दिया कि मैडम जो है वो नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है या किसी और हाई कोर्ट में है, कस्टमरी प्रैक्टिस ये है कि अदालत कभी भी उसे इंक्वायर नहीं करती। अदालत इस बात पे बिलीव करती है, बल्कि दूसरी पार्टी अगर इसके ऊपर किसी किस्म का शक का इजहार करे तो अदालतें इस बात को स्नब करती हैं, डिस्करेज करती हैं कि अगर काउंसिल ने ये बात कही है तो ये उसकी क्रेडिबिलिटी के, ये उसके ग्रेस के खिलाफ है कि उस बात की तस्दीक कराई जाए। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ काउंसिल। और जब एक बहुत ही सीनियर काउंसिल, जो कि आपके लीगल फ्रेटर्निटी का एक बहुत मायानाज नाम है, बहुत सीनियर है, मायानाज नाम होना भी एक अलग बात है, एक सीनियरिटी के हिसाब से बुजुर्ग हैं, इतना ज़्यादा तवील अरसे का उनका तजर्बा है, तो ऐसी सूरत में अदालतें बहुत ज़्यादा एहतराम करती हैं और ऐसे किसी भी बात को कभी भी ना तो उसकी तस्दीक में जाती हैं ना ही उसे कोर्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटकर ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा प्रोसिक्यूशन की हुई जासूसी को ऑब्जर्व कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने ये बताया कि हमने अपना एसोसिएट भेजा है नैब कोर्ट में, वहां पर तो वो पेश नहीं हुए, और इस बात को अदालत ने ऑब्जर्व किया है अपने ऑर्डर के अंदर, जो कि मैं नहीं समझती कि आमतौर पर ये प्रैक्टिस है। अदालतें, बार और बेंच एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे होते हैं और ऐसा नहीं होता, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ। और अर्जेंसी क्या थी वो हम सारी कौम को पता है कि अर्जेंसी इस केस में क्या थी, इसको क्यों इस तरह लेकर चला गया वो। अब 12 बजे अदालत अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लेती है, अपनी जजमेंट को, और इस नाराजगी के साथ कि कोई पेश नहीं हुआ तो अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती और इसके बाद मैं फैसला सुनाने जा रही हूँ। 12 बजे इस ऑर्डर को रिजर्व किया जाता है और क्या शॉर्ट ऑर्डर पास किया जाता है मैं अब आपके सामने वो रखना चाहती हूँ। 12 बजे जब अदालत अपने फैसले को महफूज करती है तो उसको 12:30 के टाइम पे दे जाती है। अब 12:30 बजे अदालत ने उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है वो अपनी उस 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट के हवाले से बात लिखी है कि मेरे 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जजमेंट है उसके मुताबिक मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। यानी कि अभी 12 बजे काउंसिल का इंतजार हो रहा था, अभी तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात होनी थी, अभी तो फाइनल आर्गुमेंट्स की बात ही नहीं हो रही थी, फाइनल आर्गुमेंट्स की बात तो भी होनी थी। उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है वो मैं अभी आपके सामने रखती हूँ, लेकिन अदालत ने इस चीज़ को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने एक 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट लिख कर रखी हुई है, जिसमें मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही एक corroborated और निटेड किस्म का केस पेश किया जिसमें कोई शक नहीं है और हर शख्स से मावरा बालातर मैं कन्विंस्ड हूँ कि एक्यूज्ड मुल्जिम है और गिल्टी है। इसको आप अपनी समझ के मुताबिक खुद समझ सकते हैं। बहरहाल मैं अब आपके सामने वारंट रखती हूँ। 12:30 बजे जब शॉर्ट ऑर्डर अदालत सुनाती है तो उसमें इमरान खान साहब को कन्विक्ट कर देती है और 3 साल की सज़ा सुना देती है, 5 साल की नाअहली कर देती है और 1 लाख रुपये जुर्माना कर देती है। और ये भी साथ में कह देते हैं कि अगर ये जुर्माना अदा ना किया गया तो 6 माह की मजीद सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। पनिशमेंट के हवाले से भी मैं बात करती चलूँ ताकि आगे वो बात रह ना जाए। पनिशमेंट
जो है ये मैक्सिमम है। यहाँ पर भी जज साहब की इंतहाई इंथुजियाज्म जो है वो शो हुआ है ट्रायल कोर्ट का। इस सेक्शन के हवाले से, इस कंप्लेंट या इस 167 और 173 के हवाले से जो कंप्लेंट है, इसकी जो पनिशमेंट है वो 174 में है, 174 इलेक्शन एक्ट के अंदर है, वो मैक्सिमम 3 साल है। यानी अदालत इतनी ज्यादा कन्विंस्ड थी, इतनी ज्यादा कन्विंस्ड थी उस एविडेंस से जो कि प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, कि मैक्सिमम सजा अवॉर्ड कर दी। मैक्सिमम सजा का मतलब क्या होता है? ये कानून में लिखा ये जाता है कि इट मे एक्सटेंड टू 3 years, यानी कि आप 1 महीने की भी दे सकते हैं, 2 महीने की भी दे सकते हैं, 3 महीने की भी दे सकते हैं, 3 और 1 साल की भी दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक्यूज इतना हैबिचुअल है, इतना करप्ट है, इतनी रिपीटेडली इसने ये ऑफेंस किया है कि बस अब कोई चांस नहीं है और अब इसको इतनी सजा, मैक्सिमम सजा देनी चाहिए, यानी कि ये एक इंतहाई आदी मुजरिम है, तब अदालतें उस साइड पर जाती हैं कि मैक्सिमम सजा अवॉर्ड करें। लेकिन इस केस में बहरहाल क्यों मैक्सिमम सजा सुनाई गई, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इंटरेस्टिंगली जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का वो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने 12:30 बजे अपने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का जिक्र भी कर दिया, यानी कि डिस्क्लोज कर दिया कि मैं 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला लिख चुकी हूँ। साथ ही वारंट्स इशू हो जाते। अच्छा, वारंट्स किसके नाम पर हैं? वारंट्स हैं आईजी इस्लामाबाद के नाम पर। वारंट्स इशू हुए हैं, उसकी एक कॉपी सुप्रीडेंट जेल अडियाला के नाम पर, और इमरान खान साहब का जो एड्रेस लिखा गया है वो इस्लामाबाद बनी गाला का है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि वारंट्स जो हैं उसकी एग्जीक्यूशन का एक पूरा प्रोसीजर है। जब एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ जाया जाता है तो होम डिपार्टमेंट को, होम सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया जाता है, यानी कि यहाँ से इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर जो है वो होम डिपार्टमेंट पंजाब को इन्फॉर्म करेगा, और वहाँ से वो अपनी लोकल पुलिस को, वो अपने पूरी की पूरी हायरार्की को फॉलो करेगा, और एक टाइम लगेगा कि जिसमें वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक दूसरे प्रोविंस में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। वारंट के अंदर जो एड्रेस लिखा गया है वो बनी गाला का है, तो जमान पार्क में इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया गया? इस सब के लिए कितना टाइम लिया गया? वो टाइम था 20 मिनट, यानी कि 12:30 बजे। अभी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है, डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है, डिटेल्ड जजमेंट नहीं है अभी आई, किसी को नहीं पता उसमें क्या है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि कानून ये कहता है कि अगर एक्यूज ये चाहे, एक्यूज ये कहे कि मुझे पूरी डिटेल जजमेंट पढ़ के सुनाएं, तो अदालत बाउंड है डिटेल जजमेंट पूरी की पूरी पढ़कर सुनाने के लिए, वो बाउंड है। लेकिन डिटेल जजमेंट का तो अभी किसी को पता भी नहीं था, वो तो किसी के पास नहीं थी। लेकिन वारंट्स जरूर चले गए थे। वारंट्स न सिर्फ जा चुके थे बल्कि एग्जीक्यूट वहां पर मौजूद, सारी तैयारियां मुकम्मल थी। अब जब वहां पर एग्जीक्यूट किया गया है तो किसने किया एग्जीक्यूट किया? वारंट तो आईजी इस्लामाबाद के नाम पर था, और इस 20 मिनट में इतना तेज तरीन इंसाफ, इतनी तेज तरीन एग्जीक्यूशन, आपको मैं हकीकत बताऊं, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और हमें महीनों लग जाते हैं किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने में। अदालतें इतनी ज्यादा बिजी होती हैं और अदालतों का वक्त इतना ज्यादा कीमती होता है। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोर्ट्स, अदालतों का वक्त इतना ज्यादा कीमती होता है कि समटाइम्स वो उनको ही मैसर नहीं आता जिनके लिए वो कीमती होता है। बहरहाल ये बहुत तेज तरीन इंसाफ की एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल पर फिर हमने देखी। वारंट्स न सिर्फ इश्यू हुए बल्कि एग्जीक्यूट भी हुए, और इमरान खान साहब को अडियाला नहीं बल्कि अटक जेल में ले जाया गया, जिसके नाम पर कोई वारंट्स अभी तक नहीं थे, जिसको कोई इंटीमेशन नहीं थी। लेकिन बहरहाल एग्जीक्यूट करके अब इमरान खान साहब आज जो है वो अटक जेल में उन्होंने रात गुजारी है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह डिफेंस को ना सुनकर, डिफेंस का एविडेंस ना लेकर, उसको मौका ना देकर ट्रायल को डिफेक्टिव बनाया गया, ट्रायल को एक मुतनाज़ा बनाया गया, या मैं यूँ कहूँगी कि उसमें इलीगैलिटीज़ हैं, जिसको हम आम जबान में, कानूनी जबान में कहते हैं कि गैर कानूनी फैसला है ये। इसी तरह जो गिरफ्तारी को एग्जीक्यूट किया गया वो भी गैर कानूनी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। अगर आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो पूरा प्रोटोकॉल, वो प्रॉपरली रूल्स वो फॉलो किए गए, वो पूरा तरीक़ेकार फॉलो किया गया, तो वो यकीनन नहीं किया गया। अब मैं आपके सामने पैरा नंबर 8 ऑफ द जजमेंट रखना चाहूंगी, जो पूरा पैराग्राफ कंप्लीटली इरेलेवेंट टू द मेरिट्स ऑफ द केस है। यानी कि अदालत ने ये जिक्र किया कि G11 में एक दफ़ा इमरान खान साहब मार्च के महीने में पेश हुए थे, लेकिन कुछ उनके कारकुनान की तल कलामी हो गई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। और इसी तरह उन्होंने जिक्र किया कि 10 मई को उनको कस्टडी में पेश किया गया, और फिर 24/7/2023 को जब वो इन पर्सन दोबारा पेश हुए तो उनके वकील ने जो है वो अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इंतजार हुसैन पंजूता के साथ तल्ख कलामी हो गई, वो वीडियो भी आपने बहुत देखी होगी, वायरल हुई थी, जिसमें इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने या इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की
उसी सेम पैराग्राफ में अदालत इस चीज़ को एडमिट करती है कि मैंने इनको हक दिफा नहीं दिया। इन्होंने एक दरखास्त दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम 340(2) के तहत तो ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते, लेकिन हम अपने गवाहान जरूर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके गवाहों को इर्रेलेवेंट गैर मुतल्लका करार देते हुए मुस्तरद करती हूँ दरखास्त। अब सवाल सबसे पहले जो यहाँ पे ये उठता है कि अगर आपने एक्यूज को हक दिफा नहीं दिया तो उसका वर्जन रिकॉर्ड पर कैसे आएगा, जबकि वो कह रहा है कि मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। अगर तो वो कहता है कि मैं नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहता, मैं किसी गवाह को नहीं लाना चाहता, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक्यूज ये समझता है कि मैं अपने गवाहान को लाना चाहता हूँ तो अदालत इस चीज पे बाउंड है कि वो उन गवाहान को रिकॉर्ड करेगी। उनकी सेहत का, उनके बयान की सेहत का फैसला अदालत या जरा के दौरान हो जाता है। ये इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर कोई अपने हक में गवाह लेकर आना चाहता है और आप उसको ना लाने दें। ये एक ऐसी इलीगैलिटी है जो कि एक्यूज्ड के हक में जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी किस्म की जो टेक्निकल गलती होती है या इस तरह की जो इलीगैलिटीज होती हैं ये एक्यूज को बेनिफिट करती हैं। इसी तरह पैरा नंबर 9 में जो एक्यूज ने 342 में अपना एक स्टांस लिया था कि इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए जो ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर्ड था उसके अंदर इस कंप्लेनेंट का नाम दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये अहलियत नहीं रखता कि ये कंप्लेंट फाइल कर सके। इस तरह एक्यूज ने ये भी स्टांस लिया, यानी कि इमरान खान साहब का ये भी स्टांस था कि जितने भी दस्तावेजात हैं उनकी ना तो स्क्राइबर्स यानी कि ऑथर्स वो एज गवाहान पेश किए गए हैं और ना ही जो कंप्लेनेंट है वो खुद उसके स्क्राइबर्स या ऑथर्स नहीं है। यानी कि मैं आपको ये इस बात को थोड़ा सा आसान करके समझाती हूँ। किसी भी दस्तावेज की जो सदाकत होती है उसको चेक करने के लिए या उसको मेक श्योर करने के लिए, रिकॉर्ड पर लाने के लिए, शहादत का बाकायदा हिस्सा बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि या तो वो जो गवाह है जो उसको पेश कर रहा है या तो वो उसका ऑथर हो, राइटर हो खुद, या जो उसका ऑथर है उसको भी बतौर गवाह पेश किया जाए। और ये दोनों बातें इस ट्रायल में नहीं थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ ये कह करके कि चूंकि वो सर्टिफाइड कॉपीज हैं इस वजह से उनकी सदाकत के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, और चूंकि जो काउंसिल हैं एक्यूज्ड की उन्होंने इनको रेफर किया है ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब काउंसिल एक्यूज्ड जो है उन्होंने कैसे रेफर किया था, उन्होंने ये पूछा था कि ये आप बताएं कि यह दुरुस्त है कि ये दस्तखत आपके नहीं है, ये आपका लिखा हुआ नहीं है, जिसने इसको लिखा है वो एज गवाह पेश नहीं किया गया। तो जो वकील मुल्जिम है उन्होंने उनको उसको रेफर करना था तो उस पर जरा करनी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ इन दो बातों को बुनियाद बनाकर उन दस्तावेजात की तस्दीक की और उनको बाकायदा हिस्सा भी बनाया, ना सिर्फ उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया बल्कि उनके ऊपर रिलाई करके कन्विक्शन भी कर डाली। दस्तावेज जब भी सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, दस्तावेज अलोन कभी भी पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका सिग्नेटरी, उसका ऑथर वहां पर मौजूद ना हो। इसी तरह मेंटेनेबिलिटी का जो सवाल है पैरा नंबर 16 में अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ को मेंटेन किया है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि मेंटेनेबिलिटी के हवाले से मेरी अभी भी वही ऑब्जर्वेशन है जो मेरी पिछली दफ़ा ऑब्जर्वेशन थी और जो मेरी उससे पिछली दफ़ा ऑब्जर्वेशन थी। यानी कि सबसे पहले तो एक सवाल ये उठता है कि जब उसके सामने पिटिशनर बार बार जा रहा है और ये बता रहा है कि मुझे इस अदालत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी अदालत को कैसे कह सकती है कि तुम अपनी गलती को दुरुस्त करो। देखिए जब सिंगल बेंच फैसला करता है तो जो डिवीजन बेंच है वो उसको रिव्यू करता है, रिवीजन उसके सामने फाइल होती है, अपील उसके सामने फाइल होती है। यानी कि अगर एक बेंच ने या एक जज ने या किसी एक कोर्ट ने फैसला किया है तो वो अपने ऑर्डर को क्लैरिकल मिस्टेक्स की हद तक तो रिव्यू कर सकता है, लेकिन उसके अलावा मेरिट्स पे वो रिव्यू रिवीजन नहीं कर सकता। ये तो बुनियादी जो लॉ की एक बनावट है उसके खिलाफ बात है। इस तरह तो अदालतें खुद ही फैसले करें और अपीलें भी वो खुद ही सुनेंगी, तो ये बिल्कुल एक गलत तरीकेकार अपनाया गया है जो कि कानून में तो दर्ज नहीं है। बहरहाल इसी तरह मैक्सिमम पनिशमेंट की मैंने आपके साथ पहले भी बात की कि मैक्सिमम पनिशमेंट उन्होंने पैरा नंबर 17 में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन ने डिमांड की और अदालत ने एक्यूज को मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी। यहाँ सजा होती है या जुर्माना होता है, यहाँ पर अदालत ने मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट भी दी है और जुर्माना भी किया है और जुर्माना ना देने की सूरत में मजीद इम्प्रिजनमेंट भी दी है। तो ये भी लगता है कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा अदालत इंस्पायर्ड थी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस से। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बताती चलूँ कि ये कंप्लेंट बार बार टाइम भी थी। ये कंप्लेंट 120 दिन के अंदर फाइल होनी जरूरी थी, जो कि 120 नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिले के साथ फाइल की गई और उस लिमिटेशन को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिटेन नहीं किया। प्रिसाइजली मैं आप लोगों को एक्यूज का जो वर्जन अदालत ने कोर्ट किया है 342 में से अखज़ किया है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अदालत ने बेसिकली एक्यूज से ये पूछा है कि आपने 2018-19 में तोशा खाना से गिफ्ट्स लिए थे, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया। तो इमरान खान साहब ने, एक्यूज ने ये कहा कि भाई मैंने 2018-19 में गिफ्ट्स लिए थे लेकिन मैंने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इसी तरह 2019 और 20 में भी मैंने गिफ्ट्स लिए थे लेकिन मैंने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था और जिसकी वजह से मैंने उनको मेंशन नहीं किया। मैं अब आपको एक बेसिक कुलिया समझाती हूँ। टैक्स का या ज़कात का जो उसूल है वो एक सेम उसूल है कि जब कोई एसेट आपके पास एक पूरा साल रिटेन रहता है और उसके ऊपर पूरा साल मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद आपके ऊपर ज़कात या टैक्स लागू होता है। अब अगर आपने किसी कोई चीज़ अटेन की है और उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दी है, चूंकि वो ईयर
टैक्स ईयर जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं उसके ऊपर, इसलिए आप उसको डिक्लेयर करने के लिए या उसको अपने एसेट्स में डिक्लेयर करने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अदालत क्या ऑब्जर्व कर रही है? अदालत ये ऑब्जर्व कर रही है कि एक्यूज ने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने तोशा खाना से गिफ्ट्स लिए थे और मैंने उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब मैं आपको हवाला दूंगी अपनी पिछली वीडियो में बात की हुई, जो हम लोगों ने 342 के हवाले से बात की थी कि 342 को कभी भी आपने पीस मील में नहीं देखना, आपने उसको जुजवी तौर पर नहीं देखना। ये कानून सेटल्ड है, आपने उसको कुल्ली तौर पर देखना है कि ओवरऑल उसकी क्या उसका इंप्रेशन बन रहा है। देखिए 342 जो है वो ऑन ओथ नहीं होती, वो विदाउट ओथ होती है। और जो विदाउट ओथ उसने कहानी आपको डेवलप करके अदालत के सामने रखी है, आप उसके अंदर से पॉजिटिव या एडमिशंस को निकाल कर आप उसकी कन्विक्शन उसके ऊपर बुनियाद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने एविडेंस नहीं दिया या उसके एविडेंस के ऊपर आपने इतना रिलाई नहीं किया जितना आप एक्यूज्ड के एडमिशंस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। यानी कि दस्तावेजी सबूत के ऊपर भी आपने ये ऑब्जर्व किया कि चूंकि एक्यूज्ड ने मान लिया है, उसको रेफर कर दिया है उसके वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन में, इसलिए वो दस्तावेजात अब मैं उसको तस्दीक शुदा समझती हूँ। इसी तरह आपने ये कह दिया चूंकि एक्यूज ने इस चीज को खुद मान लिया है कि मैंने तोशा खाना गिफ्ट्स लिए थे और मैंने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, चूंकि उसने मान लिया है तो इस वजह से मैं आपको पनिशमेंट। तो बेसिकली आपने वो कानूनी तकाजे तमाम के तमाम वायलेट कर दिए। आपने अपने ऑर्डर के अंदर इलीगैलिटीज जो है वो कमिट कर दी कि आपने 342 के वो अपने मनपसंद जुमले उठाकर कोट कर लिए जिसमें आप समझ रहे थे कि ये पॉजिटिव हैं और एडमिशंस हैं। आपने एक्यूज्ड के गवाहान की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए और उनके फाइनल आर्गूमेंट्स को सुने बगैर जब फैसला किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्यूज का जो डिफेंस है, जो जरा की एक्यूज के वकील हैं, वो सारी की सारी बेकार गई। उसकी वजह क्या है? एक डिफेंस मेकआउट होता है जरा के दौरान, वकील जो है वो एक डिफेंस मेकआउट करता है जो कि स्टोरी या वर्जन ऑफ एक्यूज होता है। आपने फाइनल आर्गुमेंट्स ना सुनकर वो तमाम की तमाम बातें डिस्कार्ड कर दी। आपने एक्यूज के वर्जन को बेसिकली टोटली रिकॉर्ड से ही डिस्कार्ड कर दिया। इसलिए मैं नहीं समझती कि ये फैसला कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए लिखा गया है या इसको एग्जीक्यूट करवाया गया है। ये फैसला भी डिफेक्टिव है, इसकी गिरफ्तारी भी डिफेक्टिव है। इन दोनों चीज़ों को जैसे ही चैलेंज किया जाएगा बहुत मुमकिन है कि ये फौरी तौर पर सस्पेंड भी हो जाए और सेट असाइड भी हो जाए। बाकी हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं होती, बल्कि मैं समझती हूँ कि अक्सर चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं हैं। आज का वीलॉग बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।